नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए क्लास में आर एस प्री 2016 का पेपर जो है वो सॉल्व कराने वाला हूँ। किस तरह के रीजनिंग में एग्जाम्पल आए थे उन पे आज हम चर्चा करेंगे, बने रहिए मेरे साथ में। फर्स्ट एग्जाम्पल ये आया था, इसमें आपको ट्राइंगल काउंट करने थे, त्रिभुज कितने हैं। तो सबसे पहले इसमें तीन तीन के सेट जितने भी दिखाई दे रहे हैं उनको अपन एक साइड में रखेंगे और फिर जो रह जाएंगे उनको फिर अलग से काउंट करेंगे। ठीक है, देखिए ये पहला तीन का सेट है, ये दूसरा तीन का सेट है, ये तीसरा तीन का सेट है, यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज है, बीच की लाइन है, ये बड़ा त्रिभुज है जिसकी बीच की लाइन है। चौथा तीन का सेट ये है, और ये उल्टा त्रिभुज है जिसके बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है। ये पांच का सेट है, तीन का। तीन तीन के पांच सेट हुए हैं, वापस देख लीजिए एक बार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, तीन तीन के पांच सेट है। 15 तो एक बार में, 15 के बाद नंबर लिख रहा हूं मैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये 22 और ये 23, यहाँ से लेके यहाँ तक 23 ट्राइंगल दिखाई दे गए। 23 के बाद में कौन कौन से बचे देखो, इसको कहीं से काउंट नहीं किया था, 24 और ये वाला 25। 25 के बाद में दो और है, ये वाला देखो 26 नंबर और ये वाला 27। फिलहाल आंसर जो देके आएंगे वो कितना देके आएंगे, 27। इस पूरी आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, 27 होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आकृति की तरफ, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये आया था ब्लड रिलेशन से। यहाँ पर लिखा है कि 6 मेंबर हैं ए से लेके एफ तक, और आगे इसमें लिखा है कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है कि परिवार में 3 पुरुष हैं और 3 महिलाएं होंगी। ठीक है, आगे लिखा है एक पति पत्नी की जोड़ी है, मतलब एक विवाहित जोड़ा है, ए और ई एफ के पुत्र हैं। यहां से शुरू करते हैं, एफ के पुत्र हैं कौन कौन है, ए और ई। ठीक है, आगे लिखा है तथा ए बड़ा है, डी दो बच्चों की मां है, एक पुत्र एक पुत्री, ए का पुत्र बी है। जब दो बच्चों की मां है डी और एक विवाहित जोड़ा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डी जो है वो किसकी पत्नी बनने की ज्यादा संभावना है, कि सर ए की पत्नी बनने की ज्यादा संभावना है। तो यहाँ पर डी माइनस कर दिया, दो बच्चों की मां है, एक पुत्र और एक पुत्री, पुत्री का नाम क्या बचेगा, सी बचेगा। ठीक है, सभी के सभी आ चुके हैं। आपसे पूछ रहा है ई की भतीजी कौन है, ई की भतीजी पूछ रहा है कौन है। तो ई की भतीजी यहाँ जो दिखाई दे रही है मुझे कौन दिखाई दे रही है, सी। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है, सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं आगे। ये स्टेटमेंट अजम्पशन से एग्जाम्पल पूछा था प्री 2016 के अंदर। यहाँ पे रहा है कि कठिन परिश्रमी व्यक्ति के लिए पहुंच से बाहर कुछ नहीं है। जो कठिन परिश्रम करते हैं उनके लिए पहुंच से बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, अब इससे परिकल्पना क्या लगेगी, पूर्व धारणाएं क्या होंगी। एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ। अब ये सब कुछ वाली बात बहुत से लोग कह देंगे कि सर नहीं, सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, बहुत से लोग इसको गलत करेंगे। यहाँ पर देखो कह रहा है कठिन परिश्रम के बाहर कुछ भी नहीं है, कठिन परिश्रम के बाहर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सब कुछ कठिन परिश्रमी की पहुंच में है। तो ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं वाली बात कथन को देखकर ये पूर्वधारणा जो है वो सही होगी। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में लिखा है कि जो कठिन परिश्रम नहीं करते वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे पास जो कथन में जानकारी है वो कठिन परिश्रमी व्यक्तियों के बारे में है। जो कठिन परिश्रम करते हैं उनके बारे में जानकारी है, जो कठिन परिश्रम नहीं करते उनके बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है, और उनके लिए अपनी मर्जी से कोई भी राय हम व्यक्त नहीं कर सकते। यानी जो कठिन परिश्रम नहीं करते वो क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राप्त नहीं कर सकते, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए सेकंड वाला जंक्शन गलत होगा। सही कौन सा है, ओनली फर्स्ट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा थर्ड नंबर का। बढ़ते हैं फोर्थ नंबर के एग्जाम्पल पे। ये भी एजम्पशन का ही एग्जाम्पल था। यदि वह बुद्धिमान है तो उसे नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, यदि वह बुद्धिमान है तो नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। मान्यताएं क्या लगेंगी इसकी, नेट की परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, यस, पहली बात तो सही है। और सेकंड की बात करें, सेकंड में कह रहा है वह नेट की परीक्षा उत्तीर्ण होगा,
वह नेट की परीक्षा उत्तीर्ण होगा। जानते हो क्या इसको? नहीं। जो बुद्धिमान है तो वो नेट की परीक्षा उत्तीर्ण होगा, पर यह नेट की परीक्षा उत्तीर्ण होगा ये क्लियर नहीं है। सेकंड वाले एजम्पशन के बारे में जानकारी नहीं है। सही कौन सा माना जाएगा? ओनली फर्स्ट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल पूछा था सीरीज से, इसके अंदर क्या सीरीज चल रही है उसका पता करेंगे और इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले y से और v की बात कर रहे हैं हम। -3, -4, -5, -6। -6 की बात करें तो g आएगा। अब 7, 26, 63, 124, देन नेक्स्ट। इसमें क्या सीरीज लगेगी, क्या क्रम लगेगा, मुझे देखना है। यहाँ पर 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1। करेक्ट आंसर आएगा 216, और 216 में से एक गए तो कितने बचेंगे? 215। 215 जी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। ये सीरीज जो है वो चल रही है इसके अंदर। पूरी क्लास देख लीजिए। 5th नंबर का एग्जाम्पल है। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ के साथ रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आज ही उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें फ्री टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड होंगी। साथ के साथ कोर्स भी हमने बढ़िया ट्रिक और बेसिक के हिसाब से डिजाइन कर रखा है, वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, आज ही डाउनलोड करिएगा। चलिए, ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल है। क्या सीरीज चल रही है वो एक बार देख लेते हैं। ये सारे के सारे अक्षर यहाँ दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अब इनके नंबर लिख देते हैं। यहाँ से अगर मैं नंबर लिखूं तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ से नंबर देखें तो 6 1 4 3 2 और 5। ये सीरीज है। 1 2 3 4 5 6, इसी क्रम में आपको अरेंज करना है। सबसे पहले 6 नंबर किसका है? डी का। 1 नंबर किसका है? बी का। उसके बाद में 4 नंबर किसका है? या ओ का। 3 किसका है साहब? वाई का। 2 किसका है? ई का। और 5 किसका है? एन का। ऑप्शन की बात करें, वाई ई एन, डी बी ओ वाई ई एन। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है 7 नंबर का। 7 नंबर में ये नंबर सीरीज का एग्जाम्पल पूछा था, और इसमें क्या क्रम बनना है वो आपको देखना है। यहाँ पर आप जो है पहला पहला अंक देखिए। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। 0 से 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8। यहाँ से देखना 3 से 4, 4 से 5, 6 और 7। यहाँ से -2 -2 -2 -2 1। 5 8 7 1। एक तो इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या लगेगा वो भी देख लीजिए आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि इनके बीच में कितने का अंतर है? कि सर 1208 का अंतर है, ठीक है भाई। इनके बीच में भी कितने का अंतर है? कि सर 1208 का अंतर है। 1208 प्लस करने पर जो है आंसर आ जाएगा। इसमें भी 1208 अगर हम जोड़ते हैं तो ये आएगा ऑप्शन बी। इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, ये सिलोजिज्म का एग्जाम्पल है। ऑल फ्रूट्स आर ट्री। नेक्स्ट कह रहा है नो फ्लावर इज ट्री। अब कंक्लूजन चेक करना है। कंक्लूजन जो है वो कौन सा सही बैठेगा। फर्स्ट कंक्लूजन की बात करें, नो फ्लावर इज फ्रूट, तो ये फर्स्ट वाली बात तो क्या है? सही है। सेकंड, सम ट्री आर फ्रूट्स, सम ट्री आर फ्रूट्स, ये वाली बात भी क्या है? सही है। दोनों बातें क्या है? सही है। नो फ्लावर इज फ्रूट्स, ये वाली बात भी सही है। सम ट्री आर फ्रूट्स, ये वाली बात भी सही है। तो ऑप्शन की बात करें, 4th नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही।
नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि पूर्णतः इनसे एक वर्ग बनाना है, तो कौन से टुकड़ों को जोड़कर वर्ग बन सकता है ये आपको देखना है। यहाँ पर देखें तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो ये वाली आकृति यहाँ फिट नहीं हो सकती, और ये लाइन भी थोड़ी लंबी है, तो ए तो नहीं आ सकता। बी ऑप्शन पे ये दोनों बराबर पे नहीं आ सकते, थोड़ा गैप होना चाहिए था, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं आ सकता। यहाँ पर ये लाइन थोड़ी लंबी ज़्यादा है, ये नहीं हो सकती। परफेक्ट आकृति अगर मैं देखता हूँ तो सी ऑप्शन को इसके ऊपर रखा जाए तो एक स्क्वायर बनेगा। ऑप्शन की बात करें तो थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। ये एग्जाम्पल पूछा गया था, यहाँ से अगर हम पाइथागोरस देखते हैं, पाइथागोरस के हिसाब से अगर सॉल्व करें, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 16 प्लस 9 25, और ये कितने का है बच्चों, 5 का है। ऐसे ही सेकंड वाले से आएगा, है ना। सेकंड वाले से कैसे आ रहा है सर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अंडर रूट में 64 प्लस 36, 100, 100 का मतलब कितना है 10। ऐसे ही आंसर निकालना है। आंसर अगर हम निकालें यहाँ पे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 144 प्लस 25 बराबर 169, और ये कितने का है 13 का है। ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे 5 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट दोस्तों, आज की क्लास में अपन आरएस 2016 मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को देखेंगे, एक एक चीज को डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और 2016 के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैथ के अंदर अपना पहले नंबर का क्वेश्चन ये था, जो कि रेशियो का क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। ठीक है, दूध और पानी का रेशियो 5 और 3 दिया। कह रहे हैं यदि इनका अनुपात 1:2 क्या बनाना है, यदि इसका अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। क्लियर है कि पहले दूध और पानी का रेशियो 5:3 था, अब इसको 1 और 2 बनाना है, तो सर कितना पानी मिला दिया जाए कि रेशियो 1 और 2 बन जाए। तो मैंने क्लास के अंदर भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया कि सर जो मिलाने की बात करे उसके मान को छोड़कर बाकी जो वैल्यू बचा है उसको बराबर करना पड़ेगा। ये चीज आपको सिखाया है। अब देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। हमने कहा कि सर टोटल कितने लीटर का मिश्रण है, तो आपने कहा सर 60 लीटर का मिश्रण है। इस 60 लीटर में अगर मैं बात करूं तो क्या क्या है सर, दूध और पानी है। सर पहले दूध का रेशियो कितना है 5 और पानी का रेशियो कितना है 3। अब इसी के रेशियो को क्या बदलना है 1 और 2 में। ठीक है, पहले 5 और 3 था, अब इसको 1 और 2 में कन्वर्ट करना है। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कहा गया क्या मिलाया गया, पानी। तो पानी के अलावा बचा क्या, दूध। तो दूध का रेशियो दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम। यहां मैं देख रहा हूं कि दूध का रेशियो कितने का है 5 का, और यहां कितने का है 1 का। दोनों को बराबर बना ले। सर बराबर बनाने के लिए यहां किसका गुना करना पड़ेगा, 5 का। तो मैं कहूंगा कि सर दूध का रेशियो 5 हो जाएगा और पानी का रेशियो कितना हो जाएगा 10। अब मेरे पास दोनों ही जगह दूध का रेशियो कितना है 5, और पहले पानी का रेशियो मेरे पास कितना था 3, अब कितना बन गया 10। ठीक है, अब इधर देखो, मैंने कहा कि सर यहां टोटल दूध और पानी का मिश्रण कितने का है 8 का, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल दूध और पानी का मिश्रण कितने का है 60 लीटर का। तो 8 से यह वैल्यू कितनी बार में कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 8 सत्तू 56 दशमलव और 8 पंचे कितना 40, मतलब 8 का 7.5 गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा सर 60 मिल जाएगा। मुझसे क्या पूछा गया सर, कितना पानी मिलाया गया। तो आप मुझे खुद बताओ सर, पहले पानी की मात्रा क्या है 3, अब पानी की मात्रा क्या है 10, तो आप देख रहे हो सर कितना पानी मिलाया गया 7। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि पानी की एग्जैक्ट मात्रा क्या है, तो आपने कहा रेशियो में कितना बढ़ रहा है 7, रेशियो का मान कितना है सर 7.5। तो 7 का अगर मैं 7.5 गुना करूंगा तो 7 का 7 गुना 49, और 7 का 0.5 मतलब आधा कितना होगा 3.5। तो आपने कहा कि सर वैल्यू कितना होगा 52.5 लीटर। इसका मतलब कितना लीटर पानी मिलाया गया था, 52.5 लीटर पानी मिलाया गया था। और ऐसे क्वेश्चन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें परिवर्तन की बात करें उसके अलावा जो भी डेटा बच गया उसको बराबर बना लो, बात खत्म। और उसके बाद क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं दी गई, क्या क्या,
सर 5 का घात 41 गुना 7 का घात 69 गुना 3 का घात 57 और इसमें आपको क्या बताना है, इकाई का अंक। कि सर इनको गुना करने पर क्या वैल्यू आएगा पता नहीं, लेकिन आप इसके इकाई का अंक निकाल कर बताएं। तो देखो छोटी सी बात है, ध्यान देना, अगर कभी भी जीरो हो आपके इकाइयां, किसी भी संख्या, कोई संख्या क्या हो, जीरो हो, जीरो का घात मैं कुछ भी कर दूं यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। एक का घात मैं कुछ भी ले लूं यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। 5 का घात मैं कुछ भी ले लूं यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। और 6 का घात मैं कुछ भी ले लूं यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, सर 6 आएगा। तो एक छोटी सी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि सर 1 का घात मैं कुछ भी ले लूं इकाई पे 1 ही आता है, 5 का घात मैं कुछ भी ले लूं इकाई पे 5 मिलेगा, 6 का घात मैं कुछ भी ले लूं इकाई पे 6 मिलेगा, और 0 का घात कुछ भी ले लूं इकाई पे क्या मिलेगा, 0। अब मेरे पास यहां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है सर 5 का घात 41, तो 5 का घात मैं कितना भी ले लूं इकाई पे कितना मिलेगा, सर 5 ही मिलेगा। मतलब यहां से यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 5। अब बात करते हैं सर 7 का घात कितना है, 69। तो सर क्या करना होगा, जो भी इसका पावर है इसमें 4 का भाग लगाएंगे और देखेंगे रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो मैंने कहा 7 का घात कितना है, 69, 69 में मैंने 4 का भाग लगाया, 4 से मैं इसको काटूंगा, 4 एकम 4 कितना बचेगा, 29, 4 सत्ते 28, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। जितना भी रिमाइंडर बच रहा हो वह इस संख्या के ऊपर ही लगा दो। तो 7 के ऊपर घात तुमने क्या लगा दिया, 1। सेम 3 का ऊपर घात कितना है, 57, तो इस 57 में 4 का भाग लगा लो, और 4 का भाग लगाने पर यहां पे भी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। शेषफल कितना बच रहा है, 4 से मैंने इसको काटा, शेषफल कितना बचा, 1। जितना शेषफल बचा उतना ही इस संख्या के ऊपर शेषफल लगा दो। तो आपने कहा शेषफल 1 बचा, तो 3 का घात कितना, 1। अब इनको सॉल्व कर लो, सर ये 5 हो गया, यह 7 हो गया, यह 3 हो गया, 7 में 5 का गुना 35, 35 का 3 गुना कितना, 105। अच्छा सर इस 105 का इकाई का अंक क्या है, 5। तो हमने कहा कि सर यूनिट प्लेस पे या यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इसका 5 होगा। और 5 ही अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर, जो कि कहां दिया है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है ये आपके टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है, एक एक नियम, यूनिटरी मेथड के ऊपर ये क्वेश्चन है। एमडीएच वाले क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 बल्ब को 4 घंटे प्रतिदिन जलाए और इसका 6 दिन का खर्च कितना होता है, 40 रुपया। तो आपको बताना है कितने बल्ब 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने चाहिए ताकि 15 दिन का खर्च कितना हो, 48 रुपया हो। देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, इधर व्यक्तियों की संख्या दिन, और अगर मैं समय की बात कर लूं इनका गुना और बटे में क्या लग दूं, काम। यह हमेशा किसके बराबर होगा, दूसरे व्यक्ति की संख्या, दूसरे का दिन, दूसरे का समय और बटा दूसरे का क्या, काम। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यहां व्यक्तियों की संख्या की जगह बल्ब की संख्या की बात हो रही है, तो क्वेश्चन में शुरुआत में टोटल कितने बल्ब है, सर 200 बल्ब। तो सर M1 का मान कितना हो गया, 200। सर कितने दिन की बात हो रही है, सर 6 दिन की बात हो रही है, तो D1 का मान कितना हो गया, 6। कितने घंटे की बात हो रही है, पर डे, सर 4 घंटे की बात हो रही है, तो T1 का मान कितना हो गया, 4। और कितने रुपए खर्च हो जाते हैं इसको बनाने में, सर 40 रुपया, तो W1 का मान कितना, 40 बराबर। बोला अब कितने बल्ब लगेंगे, तो M2 का मान निकालना है, मतलब x इसका मान मैंने क्या मान लिया, x बल्ब लगेंगे, x का मान निकालना है। कितने घंटे, तो सर T1 T2 का मान कितना, 3। कितने दिन, सर 15 दिन, तो D2 का मान कितना, 15। और कितने रुपए का खर्च हो रहा है, सर 48 का, तो W2 का मान कितना, 48। इनको सॉल्व कर लेंगे, यहां से जो x का मान आएगा वही अपना आंसर होगा। चलिए सर सॉल्व करते हैं। मैं अगर इसको काटना चाहूं तो मैं कह सकता हूं सर 8 से ये 6 बार कटेगा, 8 से यह 5 बार कटेगा, और 5 से अगर मैं इसको काटूं तो सर यह कितनी बार जाएगा, 40 बार। आगे मैं इसको काटना चाहूं तो सर 3 से यह वैल्यू कितनी बार जा रहा है, सर 2 बार जा रहा है। आगे मैं देखूं तो सर 5 से यह वैल्यू कितनी बार, 3 बार, और 5 से यह वैल्यू कितनी बार, 8 बार। वापस मैं 3 से काटूं तो 3 से यह वैल्यू कितनी बार, 2 बार। तो यहां मेरे पास क्या बचा, x, और यहां मेरे पास क्या बचा, 8 गुना 2 गुना 4 और गुना 2। तो सर 8 दूनी 16, 16 चौका 64, और 64 का अगर मैं 2 गुना कर दूं तो सर 64 का 2 गुना कितना मिलेगा, 128। मतलब अब बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, 128। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अब कितने बल्ब लगेंगे, तो आपने कहा सर 128 बल्ब लगेंगे। क्लियर है, सिंपल सा एक एक नियम के ऊपर क्वेश्चन था, MDH वाला क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्या कह रहा है कि 2 विद्यार्थी हैं, कौन कौन, X और Y, परीक्षा में शामिल हुए।
x ने y से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए, मतलब x y से 9 अंक ज्यादा लेता है, इसका मतलब x और y के बीच 9 अंकों का अंतर चल रहा है। आगे क्या कह रहा है, x के अंक दोनों विद्यार्थियों के अंक के जोड़ का 56% है। x का अंक दोनों विद्यार्थियों के जोड़ के अंक का कितना परसेंट है, 56% है। अब देखो परसेंटेज पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे, तो देखो सर कितने प्रतिशत की बात हो रही है, 56% की बात हो रही है। 56% को मैं भिन्न में क्या लिख सकता हूं सर, 56/100। थोड़ा अगर मैं इसको सरल करना चाहूं तो 4 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा, 14 बार, और 4 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो आपने कहा सर 56% को 14/25 लिखा जा सकता है। अब ये वाला लाइन पढ़ो, यहीं पे सब कुछ छुपा हुआ है, यहां से यहां तक क्या लिखा है, x के अंक दोनों विद्यार्थियों के अंक के जोड़ के 56% है। मतलब x को कितना अंक मिला, जितना दोनों को मिलाकर उसका 56% होगा उतना ही x को अंक मिलेगा। इसका मतलब क्या है सर ये जो 25 अंक मिला है वह किसको मिला है, x और y को। इसमें से x को कितना अंक मिला है सर, 14 अंक मिला है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर x को 14 मिला है तो y को कितना अंक देना पड़ेगा, 11, तभी तो इनका टोटल क्या बनेगा, 25। बोलोगे जी सर। क्वेश्चन में मुझसे पहले से कह रहा है x ने y से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए, मतलब x और y के बीच 9 का अंतर चल रहा है। तो यहां पे मुझे आप बताओ x और y के बीच कितने का अंतर चल रहा है। तो आपने कहा सर यहां डिफरेंस 3 का चल रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस 9 का चल रहा है। तो यह कितने गुने पे बैठ रहा है, 3 गुने पर। इसका मतलब रेशियो का मान कितना हुआ, 3। अब आपसे क्या पूछ रहा है, x और y द्वारा प्राप्त अंक। तो भैया x को कितना मिला था, 14, रेशियो का मान कितना है, 3। तो आपने कहा सर 14 का 3 गुना कितना, 42। y को कितना मिला था, 11, रेशियो का मान कितना है, 3। तो आपने कहा 11 का 3 गुना कितना, 33। तो x और y को कितने कितने अंक मिलेंगे, x को 42 और y को कितना, 33। क्लियर है, आसान था, ज्यादा हार्ड नहीं था। अगले को देखिए, 5वें को। अब ये सीआई का क्वेश्चन है और 2 साल के अंतर पे क्वेश्चन है। तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर कुछ भी याद ना हो तो बस एक बात ये याद रखो 2 साल के अंतर के लिए। क्या सर, 2 साल के सीआई एसआई का अंतर हमेशा मूलधन गुना दर का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर होता है। बस इसके पे फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करिए, आंसर निकालिए। कह रहा है मूलधन कितने हजार का है सर, 15,000 का। अच्छी बात है सर, मूलधन की जगह 15,000। दर मुझे निकालना है, ठीक है सर। नीचे मेरे पास 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुना 100, और कह रहा है 2 साल के सीआईएसआई का अंतर कितना है, 96। तो यहाँ 96 सॉल्व करिए। सर ये 3 0, ये 3 0 कैंसिल, 5 से मैं काट दूं 3 बार, 5 से मैं काट दूं 2 बार, और 3 से अगर मैं इसको काटूं 3 बार और यह 2 बार, तो सर ये 32 का 2 गुना कितना, 64, और 64 किसके बराबर, आर स्क्वायर के बराबर। तो आर का मान आप क्या लिखेंगे, 8। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 8% है। बात खत्म। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 8% है। 2 साल के अंतर के लिए ये फॉर्मूला दिमाग में रखिए। आपसे 2 साल 3 साल का ही अंतर पूछा जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला दिमाग में रखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जल्दी कर पाएंगे। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये बढ़िया क्वेश्चन है, सीआई का क्वेश्चन है, लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एक पिता ने क्रमशः 17 और 18 वर्ष की आयु के अपने 2 पुत्र के लिए दो समाधि जमाओं में 16,400 को इस प्रकार बांटा कि दोनों की 20 वर्ष की आयु होने पर उन्हें समान धनराशि मिले। अब क्या कहना चाह रहा है समझिएगा। एक पिता के 2 बेटे हैं, एक की एज कितनी है सर, 17 वर्ष, और दूसरे की एज कितनी है, 18 वर्ष। अब उसके पिता के पास टोटल जो धन है वो 16,400 का है। अब इस 16,400 को यह इन दोनों में बांटना चाह रहा है, 17 और 18 साल वाले बेटे में। बस ये कह रहा है कि जब ये दोनों 20 साल के होंगे ना, तो जितना 17 साल वाले बेटे को धन मिलेगा उतना ही 18 साल वाले बेटे को भी धन मिलेगा। अगर 17 साल जिसकी उम्र अब है वो 20 साल का हो गया और मान लो उसको 10,000 मिलेगा, तो 18 साल वाले को भी 20 होने पर 10,000 ही मिलेगा। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि सर मिश्रधन बराबर करने की बात कर रहा है, मिश्रधन बराबर करने की बात कर रहा है। और क्लास में खूब पढ़ा रखा है कि जब भी सीआई के अंदर मिश्रधन बराबर की बात कर जाए, देखो एसआई के अंदर 2 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, या तो एसआई बराबर कर देगा या मिश्रधन बराबर कर देगा, लेकिन सीआई के अंदर बस एक ही तरीके से क्वेश्चन बनेगा, मिश्रधन बराबर करने की बात करेगा। तो ऐसे केस में रेशियो कैसे निकालते हैं दोनों के धन का, दोनों के मूलधन का, ये चीज आपको क्लास में डिटेल्स में भी समझाया है और ट्रिक से भी समझाया है। यहां एकदम शॉर्ट एंड सिंपल तरीका समझाऊंगा।
आगे क्या कह रहा है, सर ब्याज की दर क्या लगानी है, 5% वार्षिक, तो छोटे पुत्र के लिए कितनी धनराशि जमा की ये बताना है। 16,400 में से छोटे वाले को कितना धन दिया गया ये निकालना है। अब देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, अगले स्लाइड में लेकर चल रहा हूं। सर एक पिता के पास टोटल 16,400 रुपए है, अपने दो बेटों में बांटना चाह रहा है। एक बेटा जिसकी उम्र 17 है और दूसरा बेटा जिसकी उम्र कितनी है, 18 है। ठीक है भाई, कितने साल की उम्र में इनको धन मिलेगा, तो सर जब ये 20 साल का हो जाएगा तब, और ये भी 20 साल का हो जाएगा तब। तो आप खुद बताओ, अभी 17 साल का है, 20 साल होगा तो सर कितने साल का यहां ब्याज मिलेगा, 3 साल का। ये 18 का है, 20 का होगा तो इसको कितने साल का ब्याज मिलेगा, सर 2 साल का। 18 है, 20 वर्ष में इसको पैसा मिलेगा तो 2 साल का ब्याज मिला, इसको 3 साल का ब्याज मिला। सर दर की बात करें तो सर इसको भी 5% का ब्याज मिल रहा, इसको भी 5% का ब्याज मिल रहा। अब क्या कह रहा कि सर जितना धन इसको मिले 20 साल की उम्र में, उतना ही धन किसको मिले, इसको मिले 20 साल की उम्र में। मतलब दोनों का मिश्रण क्या होना चाहिए, बराबर। ये पूरा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। सॉल्यूशन क्या होगा, देखो एक लाइन में कैसे होता है। सर 5% दर की बात हो रही है, तो 5% का मतलब 1/20। जी सर, 20 मेरा क्या है, सर 20 मेरा क्या है, सर मूलधन है। 1 मेरा क्या है, ब्याज है। तो मैं आपसे पूछूंगा मिश्रण कितना होगा, 21, और मूलधन कितना होगा, 20। बोलोगे जी सर। अब मुझे 17 साल वाले बेटे और 18 साल वाले बेटों के बीच में किस अनुपात में ये धन बांटा गया ये निकालना पड़ेगा पहले। तो मैंने देखा कि सर 17 साल और 18 साल वाले बेटे को किस रेशियो में धन मिलेगा, पहले वो पता करते हैं। उसके लिए क्या करना है, जितना भी आपने यहाँ पे ये वैल्यू निकाला है दर का 21/20, इसको जस्ट उल्टा करो। जस्ट उल्टा करोगे तो क्या लिखोगे, 20/21। हमेशा उल्टा ही करना है। यहां पे भी क्या लिखोगे सर, 20/21। क्यों, क्योंकि दोनों के लिए दर सेम है। अब आप खुद बताओ, सर इसको कितने साल का ब्याज मिलेगा, 3 साल का। इसको कितने साल का ब्याज मिलेगा, 2 साल का। आप खुद कह रहे हो 17 है, 20 साल की उम्र में पैसा मिला, मतलब 3 साल का ब्याज। इसको कितने साल का, 2 साल का ब्याज। इसके ऊपर पावर 2 लगा दो, सॉल्व कर लो। अब मुझे बताओ 20/21 का घात 3, मतलब 20/21 को 3 बार गुना में लिखना। 20/21 का घात 2 मतलब 2 बार गुना में लिखना। तो सर 2 बार से 2 बार कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा सर, 20/21, और यहां क्या बचेगा, 1। तो यहां से रेशियो क्या बैठेगा सर, 20 और 21। इसका मतलब क्या है सर, 17 साल जिसकी उम्र है उसको 20 के रेशियो में पैसा मिलेगा, और 18 साल जिसकी उम्र है उसको 21 के रेशियो में पैसा मिलेगा। अब कितना पैसा मिलेगा, तो मैंने कहा यहां टोटल मिलाकर कितना पैसा बना, 41, और यहां कितना बन रहा है, 16,400। तो आपने कहा सर 41 किसके बराबर, 16,400 के बराबर। कितना गुना दिख रहा है, 400 गुना, क्योंकि 41 का 4 गुना 164, 2 जीरो बैठा दिया। इसका मतलब रेशियो का मान कितना, 400। हमसे छोटे वाले बेटे की बात कर रहा है जिसकी उम्र 17 साल है, तो यहाँ 400 का गुना करते ही वैल्यू कितना बन जाएगा, 8,000। इसका मतलब क्या है कि सर इस 16,400 में से 8,000 रुपया छोटे वाले बेटे को मिला। पूछता बड़े वाले बेटे को कितना धन मिला, तो 21 गुना 400 कर देते 8400। तो अपने क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह कितना हो जाएगा, 8,000। कि सर छोटे वाले पुत्र को कितना धन दिया जाएगा 16,400 में से, तो आपने कहा सर 8,000 दिया जाएगा। क्लियर है, ये इसका सॉल्यूशन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये डीआई का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन से ना घबराकर थोड़ा सा ऑप्शन से दिमाग लगाएंगे, काम आसानी से हो जाएगा। चलिए अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाई चार्ट है, इधर तो पाई चार्ट बनाया गया और इधर क्या बनाया गया, टेबल ग्राफ। अब पाई चार्ट किसका है तो पढ़ लो। लिखा है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 2 पहिया वाहन की बात कर रहा है। ये जो डेटा दिया गया है 2010 और 11 का, 2013 और 14 का, वह किसका डेटा है, 2 पहिया वाहन मतलब 2 व्हीलर का डेटा है। क्या ये बात क्लियर है। अब इस वाले सारणी को देखो, ये टेबल ग्राफ है। इस टेबल ग्राफ में क्या कह रहा है, भारत सेवा वाहन निर्यात हजारों में। अब यहां क्या कह रहा है कि सर 2010-11 का डेटा है, ये 11-12 का है, 12-13 का है, 13-14 का है। 2 पहिए का डेटा ये है, ठीक है। 3 पहिए का डेटा सबका ये है, ये कार का डेटा है, ये LMV का डेटा है, ये LCV का डेटा है, ये HCV का डेटा है। ये सारा डेटा दिया गया है। अब इससे 2 क्वेश्चन बनाए गए, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर डीआई की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पढ़ो। कह ये रहा है कि HCV, देखो HCV के अतिरिक्त अन्य वाहनों के वर्ष 2010-11 की तुलना में 2013-14 में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया।
मतलब डेटा जो हमें देखना है वो 10-11 का देखना है और 13-14 का देखना है, और देखना है कि कितने का चेंज हुआ, कि सर बढ़ा या घटा। ठीक है, और किससे तुलना करना है? 10-11 से तुलना करना है, किसकी? 13 और 14 की। लेकिन एक लाइन और ध्यान दो, एससीवी के अतिरिक्त, मतलब ये वाला डेटा छोड़ देना है, लिखा है ना एचसीवी, एससीवी का जो के अतिरिक्त अन्य वाहन, मतलब एससीवी का डेटा छोड़कर बाकी जितने वाहन है उसका डेटा देखना है। ठीक है, चलिए सारणी में आते हैं। सारणी में जैसे ही हम पहुंचे तो हमने देखा सर एचसीवी कौन है, तो एचसीवी ये है, तो सर इसका डेटा नहीं लेना, इसका डेटा हमें नहीं लेना। ठीक है, अच्छा डेटा किसका लेना है? एक तो 10-11 का लेना है और एक 13-14 का लेना है। तो देखिए 10-11 में टोटल वाहनों का कितना है, यहां टोटल कर लीजिए, क्योंकि एससीवी वाहन तो हमने छोड़ दिया। अब इनको देख लीजिए सर, इनको जोड़ना शुरू करते हैं। 10-11 का टोटल डेटा कितना है? जोड़िए सर, ये 1250, 433, 716, 823 और 1012 सबको जोड़िए। 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और अच्छा एचसीवी। ठीक है, 6 3 9, 9 3 12, 12 और 2 कितना? 14, 14 का 4 हासिल कितना? 1, 5 3 8, 1 9 और 1 हासिल 10, 10 2 12 और 1 13, 13 का 3 और हासिल कितना? 1। अब देखो ये 12 है, ये 10 है, 22, 22 और 8 कितना? 30, 30 और अगर मैंने 11 जोड़ दिया तो कितना? 41, 41 और 1 कितना? 42। तो सर टोटल डेटा कितना बनेगा? 4234। किसका? 2010 और 11 का। अब 13-14 का देखते हैं, चलिए काउंट कर ले। 6 1 7, 7 और 3 10, 10 और 8 कितना? 18, हासिल कितना? 1, 2 1 3, 2 5, 5 और 6 11 और 1 कितना? 12, हासिल कितना? 1। अब देखो सर ये 13 और ये 7 हो गया तो 20 हो गया ये। सर ये 8 और 5 13 हो जाएगा, तो 20 और 13 कितना? 33, 33 में अगर मैंने 9 जोड़ दिया तो 43 और 1 9 जोड़ दिया 42। ठीक है, और 1 43, 43 28। ठीक है, तो आपने क्या कहा? 2013-14 में एचसीवी वाहन को छोड़कर टोटल वाहनों का कितना है खर्च संख्या? तो 43 और 28। और 2010-11 में कितना है? 4234। बस आपको यही करना है कि सर 2010 और 11 की बात करें एससीवी को छोड़कर तो टोटल कितना है? 4234। ठीक है, 2013 और 14 की बात करें एससीवी को छोड़कर, एससीवी वाला डेटा छोड़कर, तो वह कितना है? 4328, 4328। तो मुझे बताओ इससे इसमें वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है? वृद्धि हो रही है। सर कितने की वृद्धि हो रही है? घटा लेते हैं। सर यह कितना बढ़ा? 4, यह कितना होगा? 12, 12 में से 3 घटाओगे 9, 94 की वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि हो रही है तो मुझे एक बात बताओ, कमी वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, ये दोनों तो होगा नहीं। अब या तो आंसर होगा 2.22% की वृद्धि या 3.22% की वृद्धि। तो देखो कितने की वृद्धि हुई है, तो आपने कहा सर 94 की वृद्धि हुई है। कितने में? तो सर 4234 में। और गुना किसका सर? 100 का, चूंकि प्रतिशत में बदलना है तो वैल्यू कितना बनेगा सर? 94 100 और बटा कितना? 4234%। अब खुद अंदाजा लगाओ सर, नीचे 4200 है, ऊपर 9400 है, तो 4200 से कितनी बार में वैल्यू कटेगा? 2 बार में, क्योंकि 3 बार में तो ये 12,000 के करीब में पहुंच जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये जो वैल्यू कटने वाला है वह कितनी बार में कटने वाला है सर? 2 बार में कटने वाला है। और 2 ऑप्शन में कौन से में शुरू हो रहा है? यहां शुरू हो रहा है, तो ये सही होगा, ये क्या हो जाएगा? गलत। मतलब इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, आंसर क्या होगा? 2.22% की वृद्धि। बात खत्म। क्लियर है ये बात? चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, 8वें को। अब देखो 8वां क्या कह रहा है, 2010-11 की बात कर रहा है कि तुलना में 2013-14 में कितने ज्यादा 2 पहिया वाहन ईयू के निर्यात किए गए। अच्छा 2 पहिया वाहन की बात करनी है, ठीक है सर, और उसमें भी किसकी बात करनी है? ईयू की। और कौन कौन से वर्ष की करनी है सर? 2010-11 और फिर किसकी करनी है सर? 2013-14। चलिए ठीक है सर, 2 पहिया वाहन का डेटा कहां दिया है सर? यहां दिया है। ठीक है, ये 11 का 10-11 का डेटा है, ये 13-14 का डेटा है। उसमें भी किसकी बात करनी है? ईयू की बात करनी है। तो लो सर, इसमें ईयू की बात करनी है और यहां भी ईयू की बात करनी है। तो अब खुद बताओ सर, 2010-11 में 2 पहिया वाहन कितना है? यहां पे 1250। 1250 में से ईयू का डेटा कितना होगा? तो सर यहां कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बता रखा है कि पाई चार्ट में अगर वैल्यू डिग्री के अंदर दिया गया है तो ये कंप्लीट मिलाकर 360 डिग्री होगा। तो आप मुझे खुद बताओ, आप मुझे खुद बताओगे कि सर ईयू का मान कितना डिग्री होना चाहिए, ये आप बताओगे। कैसे बताओगे? तो देखो सर, ये कंप्लीट मिलाकर कितना होना चाहिए? 360। तो इनको जोड़ो, 105 और 45
कितना 150, 150 में 60 जोड़ दो सर 210, 210 में 120 जोड़ दो 330। तो सर अगर मैं बोलूं EU का डेटा कितना होगा तो आप यही तो कहोगे 360 माइनस 330, कहने का मतलब 30 डिग्री, क्योंकि अगर इसको 30 डिग्री रखेंगे तभी तो ये सब मिलाकर 360 डिग्री बनेगा। यहां EU का डेटा तो 65 डिग्री पहले से दिया गया है। अब मुझे बताओ 13-14 के अंदर दो पहिया वाहन टोटल कितना है, तो सर 1320 है। बस डेटा ले लो। सर यहां दो पहिया वाहन 1250 था, ठीक है। इसमें से EU की बात करें तो EU का डेटा कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का। अच्छा 30 डिग्री कितने में से, 360 में से। परसेंटेज के लिए 100 का गुना करके टाइम खराब मत करो। यहां टोटल दो पहिया वाहन कितना था, 1320 था। और यहां EU का मान कितना था, EU में कितने डिग्री का मान लेना था, 65 डिग्री का। तो आपने कहा सर 65 डिग्री, और टोटल कितने में से, 360 में से। 100 का गुना करके आप परसेंटेज में वैल्यू को निकाल कर टाइम खराब ना करें, बस इसी को कैलकुलेट कर ले। इनके बीच का अंतर ही पूछ रहा है आपसे। चलिए सर कैलकुलेट कर लेते हैं। सर 30 से मैं इसको काट दूं, यह 12 बार में कट रहा है, तो सर ये वैल्यू तो मेरे पास 1250/12, मैं ज्यादा नहीं काट रहा। इनको अगर मैंने काटना शुरू किया तो आप खुद बताओ सर कैसे काट सकते हैं, बताइए। सर 5 से यह 13 बार कट जाएगा, जी सर कट जाएगा। 5 से मैं इसको काटूंगा 7 बार और 2 बार, ये 72 बार कट जाएगा। अच्छा सर मैं 6 से काट दूं तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 6 से काट दूं सर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और ये 0, मतलब 13 गुना 22 करना है। तो 13 दूना 26, 1 0, 13 दूना 26 मतलब 286 पे 1 0। तो आपने क्या कहा सर यहाँ टोटल कितना आएगा, 286 पे 1 0 और बटा 12। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे आपने पता कर लिया, क्या पता कर लिया कि सर 2013-14 में EU का डेटा ये है और 2010-11 में दो पहिया के अंदर EU का डेटा ये है। अब हमसे बोला इनके बीच का अंतर क्या होगा, यही तो कह रहा है कि निर्यात में कितना ज्यादा किया, ज्यादा या कम की बात करें मतलब अंतर, तो सर इनके बीच का अंतर निकाल लो। बताओ सर दोनों का आधार सेम है तो इसमें से इसको घटाएंगे, किसमें से, 286 में से 125 को, तो घटा दो कितना हो गया सर 161 बटा और 1 0 लगा दो और बटा 12, इनका डिफरेंस यही तो आएगा। बोलोगे जी सर। 12 से काट दो सर, 12 एकम 12 कितना बचेगा 41, 12 तिया 36, ठीक है। कितना बचेगा वापस, तो आपने कहा 5 0, 12 चौका 48, तो लगभग कितना 134। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 134। हमसे पूछा इनके बीच का अंतर, देखो ज्यादा या कम का मतलब क्या, इनके बीच का अंतर। इनके बीच अंतर कितने का है सर 1610/12, 1610 में 12 का भाग लगाएंगे तो 134 दशमलव कुछ कुछ आएगा। हमसे बोला लगभग बताइए तो 134 आंसर होगा। क्लियर है ये बातें। तो ये 8 क्वेश्चन आपके 2016 के अंदर प्री के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे RS में। क्लियर है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।